हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी का सेक्शन 15 फॉर वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 15 ये सारे रूल्स है, तो रूल्स हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वैल्यूएशन क्यों इम्पोर्टेंट है जीएसटी में। क्योंकि हम जो टैक्स लगाते हैं जीएसटी, वो टैक्सेबल गुड्स और सप्लाई का जो वैल्यू होता है उसके बेसिस पे हम उसके सर्टेन परसेंटेजेस हम जीएसटी लगाते हैं। तो उसके लिए ही हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूएशन के लिए। तो फर्स्ट हम प्रोविजन देखेंगे। इसे प्रोविजन सेक्शन 15 में वैल्यूएशन एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रोविजन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, पहले देखेंगे कि व्हाट इज अ वैल्यू वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो यहाँ पे है। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी ए ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेकंड कंडीशन है कि जो पर्सन से वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो थर्ड है कि प्राइस ओनली कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन मॉनिटरी कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ही हम वैल्यूएशन सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, देयर शुड बी ए ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ये होता है कि जो प्राइस एक्चुअली पेड हो गया या फिर हमें उस पे करना बाकी है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो मतलब जो प्राइस हमने पे किया हुआ है और या तो फिर पे करना बाकी है, किस चीज के लिए, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्टली लिंक होना चाहिए बिटवीन द व्हाट इज बीइंग सप्लाइड एंड अमाउंट पेड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज कनेक्शन नहीं हुआ, जो हम पे करते हो गुड्स एंड सर्विसेज के सामने नहीं हुआ, तो उसे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं कहेंगे। मतलब देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्राइस एक्चुअली पेड एंड गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो क्या करता है, अपना गुड्स जॉब वर्क को देता है। ठीक है। गुड्स सप्लाई करता है उसे, और जॉब वर्क क्या करता है, उसके ऊपर थोड़ा प्रोसेसिंग करके उसे रिटर्न वापस दे देता है जॉब वर्क। तो जो अमाउंट चार्ज करेगा जॉब वर्क, वो अपने सर्विसेज के लिए ही करेगा, क्योंकि वो मटेरियल जो उसे मिला है उन मैन्युफैक्चरर के पास है, वो उसका नहीं है। वो उसके लिए वो चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने जो सर्विस दिया हो, जो सप्लाई दिया हो, सिर्फ सर्विसेज का है। तो हम लोग जो पैसा पे करेंगे वो सर्विसेज के लिए करेंगे, ना कि गुड्स एंड गुड्स जो प्रोवाइड किया जो वर्क को उसके लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक जो हम लोग अमाउंट पे करेंगे जो वर्क को, किसके रिलेटेड है, सर्विस के रिलेटेड। तो यहाँ पे लिंक है, सर्विसेज प्रोवाइड किया जो वर्क ने और हमने उसको पेमेंट किया। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है कि ये जो सर्विस सप्लायर और सर्विस रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है। तो पर्सन की डेफिनेशन 284 में मेंशन की हुई है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, बीओआई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ठीक है। सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट हो गया, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सारे पर्सन, मतलब ये रिसीवर भी हो सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सर्विस रिसीवर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब हम कैसे कहेंगे कि ये दोनों के बीच में रिलेशन है। तो ये 8 कंडीशन है, वो 8 कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी होनी चाहिए कि दे आर द ऑफिस एंड डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। वो क्या नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर नहीं होने चाहिए, या तो फिर डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। वो एक दूसरे के बिजनेस में पार्टनर नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन ये दो 25% वोटिंग राइट अगर कंज्यूम करता है, वो 25% ऑफ शेयर्स होल्ड करता है बहुत सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट, तो ये तीनों तीन क्या हो जाता है कि रिलेटेड पर्सन हो जाता है। एनी वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर, मतलब कोई एक बंदा कोई दूसरे बंदे को कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल पावरिंग होगा, तो वो रिलेटेड पर्सन में आ जाएगा। बोथ ऑफ देम कंट्रोल बाय
third person. Together they control third person और they are member of the same family. ठीक है, तो ये 284 में जो 284 में जो पर्सन की डेफिनेशन की हुई है वो सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है और सर्विस रिसिपिएंट भी हो सकता है। तो ये जो पर्सन है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 15 में एक्सप्लेनेशन में ये रिलेटेड पर्सन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिलेटेड पर्सन क्या क्या है। तो ये 8 कंडीशन रिलेटेड पर्सन के लिए और 284 पर्सन के रिलेटेड है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है कि प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन। मतलब प्राइस मतलब क्या, मॉनेटरी कंसिडरेशन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ही हम उसको सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में गिनेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हम देखेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। ठीक है, तो कंसिडरेशन हम कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। कंसिडरेशन हम लोग किसे किसे बोलेंगे, तो कंसिडरेशन हम लोग बोलेंगे कि हमने जो पे किया, हम लोग जो पे करने वाले हैं या इधर इन मनी और इन काइंड। ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें सब्सिडरी भी इंक्लूड हो गया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलेगी वो इंक्लूड नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि कोई नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट बनाते हैं या फिर कोई सिचुएशन हम लोग टॉलरेट करते हैं तो उसके लिए हमें पैसा मिलता है। ठीक है, वो आगे भी देखेंगे। तो वो मॉनिटरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, वो जो है उसका हम मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे और वो जो रहेगा वो हमारा कंसिडरेशन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोविजो है कि डिपॉजिट को हम लोग नहीं मानेंगे जब तक वो कंसिडरेशन में कन्वर्ट नहीं कर लेता सप्लायर। ठीक है, तो ये तो हो गया कंसिडरेशन। तो एक्चुअली कंसिडरेशन है क्या, कंसिडरेशन क्या है कि क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग गिवन और रिसीव फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, कंसिडरेशन एक्चुअली होता क्या कि हम लोग कुछ दे रहे हैं और सामने कुछ ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये क्विड प्रो को ही हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। और कंसिडरेशन प्राइस इज अ कंसिडरेशन, जो उसमें जो प्राइस डिसाइड किया हुआ है दो सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में, उसे हम कंसिडरेशन बोलेंगे। वो कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस किया होता है कि मनी मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया होता है। तो हम लोग मॉनिटरी कंसिडरेशन को ही कंसिडरेशन मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ठीक है, तो कंसिडरेशन जब डिसाइड होता है ना तभी हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं कि कंसिडरेशन ऐसा नहीं कि कंसिडरेशन सिर्फ मॉनिटरी में ही होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन आल्सो वैलिड। ऐसा नहीं कि कंसिडरेशन मतलब गेटिंग मोर इन मोर मनी और असेट्स, इवन डिक्रीजिंग लायबिलिटी also consider as a consideration. Consideration should be reasonable, मतलब कोई नॉमिनल का वैल्यू जैसे कि 10 रुपया 1 रुपया हम लोग कंसिडरेशन ले उसे कंसिडरेशन नहीं बोलते। तो कंसिडरेशन शुड बी वैल्यूएबल। और जब कंसिडरेशन डिसाइड होता है तभी कोई भी काइंड का कोई भी सिचुएशन में विदाउट प्रेशर कंसिडरेशन डिसाइड होना चाहिए, तो ही हमें उसे हम वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे। और कंसिडरेशन शुड बी रियलिस्टिक नॉट इमेजिनरी। तो कंसिडरेशन जो भी होता है वो रियलिस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, ना कि इमेजिनरी बेसिस पे। तो जो कंसिडरेशन हम लोग पे करेंगे तो उसे या तो फिर प्रॉमिस करेंगे कंसिडरेशन, वो बिफोर द सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर द सप्लाई जो देते हैं वो कंसिडरेशन नहीं होता है। वो क्या गिनते हैं, वो बोनस हम लोग कंसिडर करते हैं या तो फिर इंसेंटिव्स कंसिडरेशन, जो डिस्क्रिप्शनल ऑफ रिसिपिएंट होता है कि वो उसे बोनस दे या इंसेंटिव्स दे। तो कंसिडरेशन ऑलवेज बी डिसाइड बिफोर द सप्लाई ऑफ सर गुड्स एंड सर्विस। और कोर्ट ऑफ लॉ में वो अनफोर्सेबल होना चाहिए कि वो अनफोर्सेबिलिटी भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये हो गया 3 कंडीशन जो हम लोग ने डिटेल में समझा है। तो आगे के वीडियो, जब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सारे अलग अलग सिचुएशन की उसमें क्या वैल्यूएशन क्या होगा, वो अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।